Enlightened Tap. नमस्कार। हम आज इस वीडियो में इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। हमारा यह वीडियो बनाना इजराइल या फ़लस्तीन इनमें से किसी भी को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि आपके समक्ष न्यूट्रल होकर इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाना है कि इजराइल फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट जो आज चर्चा का विषय है, जिस कन्फ्लिक्ट के कारण दोनों देश आपस में इस तरह से वार या युद्ध में इंगेज हैं कि जिसका सॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या कोई भी देश किसी भी स्तर से निकाल नहीं पा रही। दोनों देश में लोगों की जान जा रही है। इजराइल अपने वार टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि गाजा जो फ़लस्तीन का हिस्सा है में इसके कारण 30,000 से तो ज़्यादा सिर्फ बच्चों की मौत हुई है। बिल्डिंग तो इस कदर से स्मैश हो रहे हैं कि लगता है कि यहाँ किसी ने सच में त्रासदी मचाई है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन के अंदर एक्टिव हमस ग्रुप समय समय पर इजराइल में मिसाइल गिराती रहती है, जिसमें इजराइल भी परेशान रहता है। इस वार इंगेजमेंट में अब ईरान शामिल होकर इस युद्ध का स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। अपने मुस्लिम देश की सहायता के लिए फ़लस्तीन जो है उसकी सहायता के लिए इजराइल पर टूट पड़ा और कुछ मिसाइल दागे, जिसमें से महज कुछ लोगों की मौत इजराइल में हुई, जान गई, और इजराइल के लोगों को रैन बसेरा या सेफ जोन में रहने को मजबूर होना पड़ा। और फिर पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाहाकार मच गया कि इजराइल खतरे में है और नारा लगने लगा कि इजराइल के साथ बुरा हो रहा है। सारी वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के लिए बुरा हो रहा है, इजराइल में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ये सब लेकर वर्ल्ड फ्रंट पे आए, उसे बचाना चाहिए। जिसमें ट्रम्प बाबा को भी मौका मिल गया बीच में कूदने का। जब ईरान इजराइल पर मिसाइल दागा था तो कुछ लोग मरे थे इजराइल में। आपने देखा होगा कैसे ट्रम्प बाबा कूदकर इजराइल के सपोर्ट में आए थे और इजराइल में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है बोले थे। हाँ, यह बात अलग है कि ट्रम्प बाबा को ईरान से पर्सनल खुन्नस है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर देश ना पूरी तरह से बन जाए। मना करने के बावजूद ईरान न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाती है। जब ट्रम्प बाबा ईरान के साथ इंगेज हो गए युद्ध में और जब ईरान हार नहीं माना तो फिर ट्रम्प बाबा को सीज फायर के लिए आना पड़ा। बार बार बोलते रहे कि पीस की ज़रूरत है, पीस को क्रिएट करने की ज़रूरत है और सीज़ फायर करने की ज़रूरत है। हाँ, ईरान ने हार नहीं माना। वही ट्रम्प बाबा जो हमारा पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करवाए थे। ईरान के जब लगभग 80 लोग मरे तो खूब रोया गया, खूब डोल पीटा गया, पर वो शायद भूल गया था कि जब गाजा में हमस के नाम पर गाजा को ख़त्म कर रहा था और हज़ारों की संख्या में गाजा में लोगों को मार रहा था, तब इसके और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुताबिक वह ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं था। सारी मीडिया भी वेस्ट की ही थी तो कोई ज़्यादा दिखाया ही नहीं। हाँ, ये सब बोल रहा था कि गाजा के साथ सचमुच बुरा हुआ। पर इसमें जो फ़लस्तीन में जो हमस का जो ग्रुप है, जो एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप है, वह भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इजराइल में लोग पार्टी जब कर रहे थे तो कैसे हमस के लोगों ने जाकर वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा था। सारा फसाद का जड़ तो वहीं से शुरू हुआ था, नहीं तो सालों से हमस इजराइल पर मिसाइल तो गिराता ही था। हाँ, यह बात अलग है कि उसके 30 मिसाइल में 5 ही टारगेट कंप्लीट करते थे और इजराइल भी जवाब दे ही रहा था, पर यह सब सुसुप्ता अवस्था में हो रही थी। पर जब हमस ने इजराइल के लोगों को जब एक मुश्त संख्या में जब मारा था, तब से ईरान ने माँ कसम खा लिया कि हमस को ख़त्म करके ही मानेगा। और इसके लिए वह जो फ़लस्तीन है, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को मिलाकर जो फ़लस्तीन बनता है, उसमें जो गाजा वाला जो एरिया है उसमें वह हॉस्पिटल हो गया, बिल्डिंग हो गया, में हर जगह बॉम्ब मिसाइल गिराया जा रहा है। कहता है कि हमस यहाँ पे छुपे हुए रहते हैं, मतलब इन बिल्डिंग्स में, इन हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग के बेसमेंट में, हॉस्पिटल में छुपे हुए रहते हैं और सिविलियंस को भी नहीं छोड़ता और वहाँ पे हमस को ख़त्म करने का उसने प्रण लिया है। यही सब समझाने के लिए कि इजराइल फ़लस्तीन कैसे आपस में वार इंगेजमेंट हुआ, इन लोगों का कैसे यह इशू क्रिएट हुआ, इजराइल फ़लस्तीन विवाद क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे कैसे धीरे धीरे क्रमानुसार आगे बढ़ता चला गया, इसको हम एक छोटा विस्तृत वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक देश है। यह अपनी बाउंड्री नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से साझा करता है। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या महज 93.6 लाख है। यह जिस जगह पर स्थित है वह शुरू से विवादों का स्थल रहा है, पर एक छोटा देश रहते हुए भी अपने विकसित अवधारणाओं के कारण पूरे अरब के लिए चुनौती है। आइए हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं। यह रहा इजराइल। यहाँ देखिए, यह है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। यही गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मिलकर फ़लस्तीन कहलाता है या फ़िलिस्तीन कहलाता है। हम यह कह सकते हैं कि फ़लस्तीन इजराइल के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पर देखिए, यह है जेरूसलम, जो ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच शुरुआत से विवादों का कारण रहा।
जेरूसलम इन तीनों वर्ग के लिए अलग अलग महत्व रखता है। आइए हम इतिहास में जाते हैं। 1043 BC 1043 BC में इस जगह पर किंगडम ऑफ इज़राइल हुआ करता था, जहाँ पर जेविस की संख्या बहुत आयत थी और इस किंगडम को किंग सोलोमन चलाते थे, जहाँ पर उन्होंने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाई थी और उन्होंने फर्स्ट टेम्पल की स्थापना करवाई, जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है, जो जेविस के लिए वर्शिप प्लेस था। बाद के दशकों में एक ईस्वी आती है 586 BC, जो किंगडम ऑफ बेबीलोन से अपना परिचय रखती है। मतलब यहाँ पर बेबीलोनियन किंगडम आ गई थी, जिन्होंने फर्स्ट टेम्पल को तोड़वा दिया और बाद के समय में पर्शियन फिर से आए तथा इस फर्स्ट टेम्पल को दोबारा स्थापित करवाया। उन्होंने इसे सेकेंड टेम्पल की संज्ञा इसे दी। बाद के समय में यहाँ पर रोमन एम्पायर के आ जाने से इस सेकेंड टेम्पल को फिर से तुड़वा दिया गया और यहाँ पर सेकेंड टेम्पल की सिर्फ वाल बची हुई है। रोमन्स का आना जेविस के लिए खतरा बन गया और वे यूरोप की तरफ भागे, पर कुछ जेविस के कुछ परिवार वहीं रह गए। उनमें से एक परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। मतलब कि जीसस क्राइस्ट पहले जेविस थे, पर उन्होंने जेविस से हटकर अपनी टीचिंग्स देनी शुरू की और क्रिश्चियनिटी की स्थापना की, जिस जेविस में नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हो गया और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे टांग कर मार दिया। बाद के वर्षों में रोमन किंगडम में एक राजा हुए, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो पहले राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाई और उन्होंने टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ सेपल्चर, जो जेरूसलम में है, की स्थापना करवाई। हम अगर इतिहास को और आगे लेकर चले तो 638 AD में इस पूरे जगह पर अरबों का शासन हो गया। पहले जेविस और मुस्लिम में ज़्यादा विवाद नहीं था, क्योंकि दोनों के धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। अरबियंस के आ जाने से यह हुआ कि वही सेकेंड टेम्पल के पास उन्होंने डोम ऑफ रॉक तथा अलक्सा मॉस्क्यू या अलक्सा मस्जिद बनाया। यहाँ पर इनके मुताबिक मुस्लिम पैगंबर इस पत्थर पर पैर रखकर जन्नत की ओर चले गए थे। तो अब यह वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ रॉक और अलक्सा मस्जिद मिलकर एक वहाँ स्ट्रक्चर है, जिसे जेविस टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं, जहाँ मुस्लिम अलक्सा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, तथा वेस्टर्न वॉल के पास जेविस पूजा करते हैं। यह वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ रॉक और अलक्सा मस्जिद का पूरा एरिया 37 एकड़ का है और तीनों वर्ग मुस्लिम, क्रिश्चियन और जेविस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अलक्सा मस्जिद इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जेविस कहीं भी रहते हैं विश्व में तो अपना सिर टेम्पल माउंट की तरफ रखकर पूजा करते हैं। हम तो यह जानते हैं कि जेविस माइग्रेटेड थे, अपने जगह से वे यूरोप की तरफ चले गए थे, तो अगर वो जहाँ भी रहते थे तो आप वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे। कई जेविस साहित्यकार जैसे लियोन ने भी अपनी लेखनी में जेविस डिस्क्रिमिनेशन इन यूरोप के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का लॉ क्यों ना यूरोपियन कंट्रीज बनाए, जेविस के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी ही रहेगा। जेविस के अंदर धीरे धीरे अपने वेस्ट एशिया का जो लैंड है उसको वापस लेने की कामना जागृत होना शुरू हो गई। वे चाहते थे कि जो उनका पुराना हक है वो उन्हें वापस मिल जाए तथा वे एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना कर सके और वहाँ रह सके। अब आता है वर्ल्ड वार 1, जो 1914 के समय में शुरू होता है और ब्रिटेन और जर्मनी उस समय अपोजिशन रोल प्ले करते हैं। मतलब कि ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के अपोजिट थे, विरोध में थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे। जो एरिया था ऑटोमन एम्पायर, उस समय वहाँ जेविस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर रूल करता था और जर्मनी को वह ऑटोमन एम्पायर सपोर्ट कर रहा था। ब्रिटेन भी दूसरे तरफ वार में अपना एलाइड ढूंढना शुरू किया और उसके पास सबसे बड़ा चांस यह था कि वो जो जेविस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, उसके पास यह चांस था कि जेविस तो और भी जगह दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे थे, तो उसके पास यह मौका था कि जेविस को खुश करने के लिए उसको वो सपोर्ट करे। और जैसे आप जानते हैं कि जो माइग्रेटेड जेविस थे वो रसिया में रह रहे थे, यूएस में रह रहे थे, तो ब्रिटेन ने उस समय का जो चल रहा मूवमेंट था, जियोनिस्ट मूवमेंट, जिसमें जेविस अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एक देश मांगते थे, उसको ब्रिटेन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वे जेविस का, रसिया, यूएस का वर्ल्ड वार फर्स्ट में सपोर्ट ले सके। अब बात ऐसा हुआ कि ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएस एक तरफ आ गए और दूसरे तरफ जो ऑटोमन एम्पायर था और जर्मनी, इन दोनों के बीच में विश्व युद्ध होता है, जो आप देखते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। जेविस जो थे वो सपोर्ट अब कर रहे थे ब्रिटेन को वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जिसमें ब्रिटेन की जीत भी हुई। अब एक डिक्लेरेशन था, बॉलफोर डिक्लेरेशन, जिसमें प्रॉमिस किया था ब्रिटेन ने कि वर्ल्ड वार के बाद अगर जेविस उनका सपोर्ट करते हैं तो उनको जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उन देने में मदद करेगा। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार के ख़त्म हो जाने के बाद ब्रिटेन ने
फ़लस्तीन जो एरिया था जिसमें अरब्स रह रहे थे, उसमें ज्यूस को जगह जगह से वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। जहाँ पर अरब पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई थी फ़लस्तीन में, वहाँ पर धीरे धीरे ज्यूस को बसाना ब्रिटेन ने शुरू किया। ज्यूस जो थे सो अलग अलग छोटे छोटे एरिया में फ़लस्तीन में फिर से रहना शुरू कर रहे थे। तो वहाँ पर अब रह रहे जो अरबियंस थे, अरब कंट्रीज़ के लोग थे या फ़लस्तीन में जो लोग रह रहे थे, उनको ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि यूरोप ज्यूस वहाँ जो चले गए थे वो अब इधर माइग्रेट होकर फिर से इधर क्यों आ रहे हैं। तो वहाँ पर अपोजिशन होना शुरू हो गया। बाहर से धीरे धीरे फंडिंग मंगाकर फ़लस्तीन में ज्यूस लैंड को खरीदना शुरू कर दिए। एक तरफ ब्रिटेन था जो फ़लस्तीन में ज्यूस का जो माइग्रेशन था उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और एक तरफ जो फ़लस्तीन का जो लैंड था उसको ज्यूस खरीदना शुरू कर दिए अपने अलग अलग जगह से फंड रेज करके। जो ज्यूस नेशनल फंड है उसको भी हम देख सकते हैं कि ज्यूस नेशनल फंड ने कैसे ज्यूस को सपोर्ट किया था, ज्यूस लोगों को फ़लस्तीन में लैंड खरीदने के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ पर फ़लस्तीन में जो ज्यूस की संख्या लाखों में बढ़ना शुरू हो गई, जो कभी हज़ारों में हुआ करती थी। ब्रिटेन का यह कहना कि फ़लस्तीन में वह पीस का सपोर्टर है, धीरे धीरे वो एक्सपोज होना भी शुरू हो गया था। बाद में यह भी देखने को मिलता है कि ब्रिटेन ये सब वहाँ पर एरिया में फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा था। फूट डालो और राज करो की नीति जो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, वो वहाँ पर भी वो कर रहा था ताकि वो उस एरिया में जो है वहाँ पर वो फ़ायदा उठा सके। 1900 के दशक में वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे अलग अलग डिकेड्स में, जैसे 1924 से 26 में अलग अलग ईस्टर्न यूरोप से जगह जगह से वहाँ पर फ़लस्तीन में ज्यूस आने शुरू हो गए और काफ़ी मात्रा में वहाँ रहने लगे। जैसे पोलैंड वाले एरिया से भी 50,000 55,000 ज्यूस वहाँ पे आए। ज्यूस भी के पास उनकी डिपेंडेंसी थी कि वहाँ पर वो लैंड को छोड़ के फिर वापस वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो नाजी है, जो हिटलर है, उसका वहाँ पर राइज होना शुरू हो गया था, जो ज्यूस के लिए यूरोप में खतरा बन रहा था। ज्यूस को मारा भी जा रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर हिटलर का वर्चस्व था। जो भी ज्यूस के कुछ जैसे काम थे, वो सबसे पहले तो लोगों के बीच में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स यह था यूरोप में कि इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है, तो ये सबसे बड़ा नफरत का कारण था। दूसरा, जैसे जो बिजनेस करते थे, सूद पे पैसा देना वगैरह, ब्याज वगैरह पे, ये सब वहाँ पर सब अच्छा नहीं मानते थे। क्रिश्चियंस लोग विरोध करते थे। बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जीसस का अपना वो बिजनेस का जो तरीका था वो भी उनको पसंद नहीं आता था यूरोप में। तो मतलब कि ये सब आप मान सकते हैं कि जीसस को ये लोग नफरत ही करते थे। वहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स इस कदर से बढ़ गया था कि उनके साथ बहुत वायलेंस वगैरह होता था, उनको लूट लिया जाता था, उनके कभी भी अचानक से उनको डाका डाल देता था घर में लोग। ये सब धीरे धीरे सब देख रहा था। तो ज्यूस को फ़लस्तीन की ओर आना भी एक मजबूरी है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। एक कानून के बारे में बताऊंगा, जैसे कि उस समय का जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड था, उसमें ये देखा गया कि वहाँ पर इसके तहत नाजी ये फैसला लिए थे कि जो ज्यूस थे वो नॉन ज्यूस से शादी भी नहीं कर सकते थे, मतलब कि उनके फैमिली को आगे बढ़ाने तक में प्रॉब्लम हो रही थी, जो न्यूरमबर्ग लॉ के भी नाम से शायद जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आप जानते हैं कि 1 लाख से ऊपर ज्यूस को मारा गया था। 60,000 से तो ऊपर ज्यूस को रिकॉर्ड तो दर्ज है ही। बाद में अलग अलग वो रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि लाखों में ज्यूस को मारा गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। ये सब देखते हुए फ़लस्तीन की ओर उनका माइग्रेशन और तेज़ हो गया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1939 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ तो अरब ने हिटलर का सपोर्ट किया था। ब्रिटेन और यूएस का उन्होंने ज्यूस ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी था वो हार जाता है, लाखों में ज्यूस को मारा गया उस समय। ज्यूस ने जिस प्रकार से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, उन्होंने अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को स्किल किया कि आप हर वार में देखेंगे कि ज्यूस ने वार को लगभग जीता, और आप चौंक जाएंगे कि वो कैसे हर वार को जीतने में सक्षम रहते थे और कैसे स्किल इनका डेवलप इस प्रकार से उन्होंने किया कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में वो आज तक जाने जाते हैं। लगभग सारे अरबियन कंट्रीज़ ने जब मिलकर इनके ऊपर अटैक किया था तो ज्यूस ने एक ही साथ मिलकर इन सबको हराया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब यूएन की स्थापना हुई तो उस समय वे कंट्री जैसे ब्रिटेन हो गए, यूएस हो गए, ये सब यूएसएसआर, ये सब वो कंट्रीज़ पर वहाँ पर दबदबा था यूनाइटेड नेशंस में जिन्होंने वार जीता था। तो हम बाद में यह देखेंगे कि ज्यूस ने जिस प्रकार से ब्रिटेन वगैरह का सपोर्ट किया था वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस में जो दबदबा था इन लोगों का, तो उस समय ज्यूस के लिए एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूनाइटेड नेशंस कि अब वह समय आ गया रिवार्ड देने का ज्यूस को। वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटेन, यूएसएसआर वगैरह जो यूएस है उसको सपोर्ट किया था ज्यूस ने। ब्रिटेन ने इस बेलफोर्ड डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशंस में भी रखा और ऐसा मानना जाने लगा कि ज्यूस को अब उनका कंट्रीज नया मिल जाएगा। अब यूएन को यह मामला दिया गया कि फ़लस्तीन में जो ज्यूस का जो इशू है उसको यूनाइटेड नेशंस खुद देखें। यूनाइटेड नेशंस को यह इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटेन यह कहा कि फ़लस्तीन वाला जो एरिया है वो अब ब्रिटेन के कब्जे से बाहर है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस को इसको देखना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बनाई जिसने यह देखा कि फ़लस्तीन वाले एरिया में 1/3 ज्यूस पॉपुलेशन है, 2/3 अरबियन पॉपुलेशन है, और टोटल लैंड्स जो है वहाँ पर उसका 6% सिर्फ ज्यूस के पास है। यूनाइटेड नेशंस ने उस समय एक फ़ैसला लिया जिसमें कमेटी जो ये सुझाया कि वो जो एरिया है उसमें जो एक इजराइल नाम का देश बना देना चाहिए, और जिसमें उसी इजराइल के अंदर फ़लस्तीन नाम का एक देश बनाना चाहिए, और जो इजराइल वाला जो एरिया है उसको ज्यूस को दे देना चाहिए, फ़लस्तीन वाला एरिया है उसको अरबियंस को दे देना चाहिए, और जो जेरूसलम है वो किसी को नहीं देना चाहिए, वो यूनाइटेड नेशंस अपने पास रखे इस चीज़ को।
अब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान इस चीज़ को मान्यता दी गई वहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कोई भी चीज़ होता है ना, उसको इलेक्शन के ही जरिए पारित किया जाता है। सारे देश इसराइल के ही सपोर्ट में उन्होंने फैसला दिया, पर भारत जो है वह एक ऐसा देश था जिसने फ़लस्तीन के सपोर्ट में ये फैसला दिया। इंडिया यह कहा था कि फ़लस्तीन जो है कंट्री, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। अरबियन कंट्रीज़ भी थे उस समय, उन अरबियन कंट्रीज़ ने भी यह कहा था कि फ़लस्तीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में फिर बंटवारा हुआ, क्योंकि बहुत बाकी सारे देशों ने इसका फैसला का सपोर्ट किया। अब ये पास हो गया और उसमें डिवाइड कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने किस किस प्रकार से, अभी मैं बताया था उसी प्रकार से इनको मिलना चाहिए कंट्री। इसराइल को अब पहले वाला जब आप देखेंगे पूरा फ़लस्तीन था 1947 के पहले, लेकिन कम जूस रहते थे। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा शॉकिंग फैसला किया, उनको जूस को तो वो सब भी एरिया मिल गया जिसमें जूस पॉपुलेशन रहते भी नहीं थे। ब्रिटेन के जाने के बाद एक दिन के बाद ही आप हम देखेंगे कि जो फैसला जो यूनाइटेड नेशंस लिया था उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं था अरबियन कंट्रीज़। तो ब्रिटेन के जाने के बाद, छोड़कर वहाँ पर जाने के बाद, जैसे अरबियन कंट्रीज़ में जो इजिप्ट हो गए, सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ये सब मिलकर जो थे वो इसराइल पर हमला बोल दिए। जितने भी इराक, यमन, ये सब जितने भी कंट्रीज़ जो थे सब मिलकर इस पर हमला बोले इसराइल पे। पर अरबियन कंट्रीज़ ने मिलकर अपना जीत दाखिल नहीं करवा पाया और जो इसराइल था उस अकेले ने इन अरबियन कंट्रीज़ को हरा दिया। बाद के समय में जब वार ख़त्म हुआ तो और भी यूनाइटेड नेशंस ने जितना इनको ज़मीन दिया था उससे ज़्यादा ही इसराइल ने और कब्जा कर लिया इस युद्ध में। इसराइल ने इस वार के बाद एक लॉ पास किया जिसको कहते हैं 1950 के समय में लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो इसराइल पास करता है। और उसने यह फैसला लिया कि जहाँ भी जिस कंट्री में भी जब रह रहे हों उनको इसराइल का सिटीजनशिप मिल जाएगा, कि उनको इसराइल की सिटीजनशिप मिल जाएगी और जब मन तब वो इसराइल आ सकते हैं। हम आगे चलकर सुएज कनाल क्राइसिस देखते हैं कि इस इशू को कैसा रोल प्ले किया। इजिप्ट और जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी ना, उसने मिलकर एक सुएज कनाल बनाया वहाँ पर, जिसका पूरा पैसा वहाँ पर लोगों ने लगाया। लेकिन 1875 में रिजल्ट यह आया कि इजिप्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया और उसको अपना जितना भी शेयर था ना, वो ऑपरेटिंग जो कंपनी थी उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट को उनको देना पड़ा। इजिप्ट को जितना भी अपना शेयर था उस कंपनी का वो उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट को दे देना पड़ा। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बेंजामिन डिज़रायली की थी। उसका रिजल्ट यह हुआ कि वो जितना भी सुएज कनाल एरिया था, वो सुएज कनाल पूरी की पूरी जो थी ना वो फ्रांस और यूके के कंट्रोल में आ गई। यही वो सुएज कनाल था जो एशिया और यूरोप को उस समय कनेक्ट करता था और पूरे दुनिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसराइल वगैरह को भी यहीं से होकर गुजरना पड़ता था। 1956 के समय में जो इजिप्ट के जो गवर्नमेंट थे उसमें नासिर जो थे, उन्होंने यह फैसला लिया कि चूँकि जो पूरा सुएज कनाल है वो इजिप्ट के लैंड पे बना है, तो अब ये सुएज कनाल को जो है वो इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा। हालांकि जिस समय उनका शेयर गिर गया था, वो अपनी कंपनी का शेयर ब्रिटेन को बेच दिए थे, तो सुएज कनाल से उनका वो पूरा का पूरा दावा खत्म हो गया था। लेकिन चूंकि लैंड पे बना हुआ था इजिप्ट का, इसलिए नासिर ने यह फैसला लिया कि यह जो सुएज कनाल है उसको अब इजिप्ट गवर्न करेगा। यूके उनको बतलाया भी कि हमको बहुत पैसा लगा है इस पे वगैरह, पर नासिर ने साफ मना कर दिया। अब नासिर जो थे उनका पूरा का पूरा जो उनका जो रुकाव रहता था वो अरबियन कंट्रीज़ पे रहता था। इसराइल को वहाँ से यह दिक्कत होना यह शुरू हो गया कि जो इजिप्ट के जो नासिर थे ना, वो इसराइल जो था ना उससे वो हेट करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इसराइल सुएज कनाल से होकर निकले। अब इसराइल के साथ पंगा ये हो गया कि सुएज कनाल से अगर वो ऑपरेट ना करे तो वो अपना बिजनेस वो यूरोप ले ही नहीं जा पाएगा। अब इसराइल के पास जब कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ वो मिल गया और उसने वार छेड़ दिया इजिप्ट के अगेंस्ट, पूरा एरिया को अपने अंडर ले लिया। यूनाइटेड नेशंस जब सामने आता है 1957 में और वो इसराइल को पीछे हटने के लिए बोलता है, पर इसराइल ने यह फैसला लिया कि वो दे तो दिया सारा का सारा वो लैंड इजिप्ट को, पर यह फैसला लिया कि आज के बाद उस पूरे वाले एरिया में इसराइल को के आवाजाही पे कभी भी रोका नहीं जाए। अब हम हिस्ट्री में आगे चले तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है PLO। 1964 में अरबियन कंट्रीज़ ने मिलकर फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश किया इसको, और यह फैसला लिया कि अब फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाएगा। यह मीटिंग वही इजिप्ट में ही हुआ था। फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ाद करवाना, उसके आर्मी पॉलिटिकल एरिया पे फैसला लेना, ये सब फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम था। इसराइल का जो फ्रांस और यूके के साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक था, इससे जो इजिप्टियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रोष था। उन्होंने अरबियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ जो तिरान है, उस जहाँ इसराइल अपने सारे वो बिज़नेस को ये कंप्लीट करता था, वहाँ पे रोक दिया जाता है उसको। बाद में इजिप्ट ने अरबियन कंट्रीज़ के साथ एक अटैक का प्लान भी किया इसराइल के खिलाफ, लेकिन हम देखेंगे कि 1967 में जो अरब इसराइली वार हुआ उसमें फिर से इसराइल ने अरबियन को एक ही साथ हरा दिया। अब ये हो गया कि इजिप्ट का जो एरिया था जिसको जो इसराइल ने कब्जा कर लिया था, उसी पूरे एरिया को अपने अंडर ले लिया। बाद में हम देखेंगे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया है उसको भी इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर यूनाइटेड नेशंस इसको बीच में आता है, फिर से इसराइल वो इजिप्ट के एरिया को दे देता है, लेकिन बाकी जो एरिया था उसको इसराइल कंट्रोल करने का फैसला लेता है। 1965 में
जो पीएलओ है, जो धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा था अपने विजन की ओर, उनके जो अराफात जो लीडर थे वो इसके चेयरमैन बनते हैं ये पीएलओ के। इनका ये बनना, चेयरमैन बनने से अरबियन कंट्रीज जो थे वो धीरे धीरे पीछे हट गए और बाकी अब जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डायरेक्ट वार है वो इसराइल के साथ होना शुरू हो गया। इसराइल से जंग बहुत कठिन था, यह उन लोगों को पता चल गया, तो धीरे धीरे उन्होंने अलग नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए इसराइल के साथ। जैसे अरबियन कंट्रीज़ को यह बोलना कि जो इसराइल के साथ सपोर्ट करेगा उसको, मतलब कि हमारे साथ रिलेशन नहीं रहेगा, उसको ऑयल नहीं मिलेगा। 1972 के समर जो गेम्स था ना, उसमें ये जो क्या कहते हैं मुनिच मैसेकर कहते हैं, उसमें जो जर्मनी में जो फ़लस्तीनियों ने था वो अपार्टमेंट पे हमला कर दिया इसराइलियों के। जो इसराइल एथलीट्स थे उनके अपार्टमेंट पे इन फ़लस्तीनियों ने उस समय के जो ओलंपिक्स थे उसमें हमला कर दिया। धीरे धीरे इसराइल परेशान होना शुरू हो गया। पीएलओ के जो फाइटर्स थे वो लेबनान वाला एरिया में रहते थे। पीएलओ वाला जो इसराइल वाला के साइड में जितना भी एरिया था उसमें ये लोग नहीं रहते थे पीएलओ के फाइटर्स, क्योंकि इजरायली लोग जो थे उनको खोज के मार देते थे उनको। इसराइली को अब पता चलने लगा धीरे धीरे कि ये जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ये बाद में इनको बहुत प्रॉब्लम करेगा इसराइलियों को। बाद में जब इसराइल ने यह देखा कि लेबनान में लोग रह रहे हैं तो लेबनान पर भी इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया। 19,000 18,000 लोगों की जान गई थी उस समय। ये 1982 का बात है। धीरे धीरे मतलब उस समय पीएलओ को बहुत नुकसान हुआ। बाद में पीएलओ को भी समझ में आ गया कि लड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो उसने एक सॉल्यूशन बनाया जिसको क्या कहते हैं, पीएलओ ऑफिशियली ऑप्ट करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन को। अब पीएलओ ने ये 2 स्टेट मॉडल में ये बोला कि एटलीस्ट ठीक है, पर हम लोग, आप भी रहिए हम भी रहेंगे, पर जो पहले तो फ़लस्तीन चाहते थे कि ये जीविस यहाँ से भाग जाएं, पर अब उन्होंने बोला कि जो ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फैसला करके दिया है एटलीस्ट हम उस पर रहें और आप भी रहिए हम भी रहेंगे। पर अब कंडीशन यह हो गया कि इसराइल अब वो भी देने को रेडी नहीं था, क्योंकि इसराइलियों को ये लगता है कि आगे चलकर जब 60-70 साल, जब 50 साल 40 साल हो जाएगा तो अरबियंस हो सकता है कि अगर स्ट्रांग हो गए तो इसराइल को पर अटैक कर दें। पर बाद में ये देखने को आपको मिलेगा जो ऑस्लो अकॉर्ड था 1993, उसमें जो इसराइल था वो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स में उसने गाजा पट्टी, जो गाजा वाला एरिया है और वेस्टर्न बैंक को, जो फ़लस्तीन को देने को राजी हो गया और यासिर को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। जो पीएलओ का भी लीडर है वो दोनों एरियाज़ का जो मिलकर फ़लस्तीन बनेगा। पर एकॉर्ड का कुछ परिणाम नहीं हुआ, इसराइली इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किए। इसराइली जो थे गाजा स्ट्रिप्स और जो वेस्टर्न बैंक है, जो एरिया है वेस्ट बैंक वाला, उसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को भेजते ही रहे वहाँ बसने के लिए। बाद के समय में फ़लस्तीनियों को इसराइल के ऊपर विश्वास उठ गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये हमें हमारा लैंड कभी नहीं देंगे। लोग, जो फ़लस्तीनी लोग थे, वो ये मानने लगे कि पीएलओ जो है वो बार बार अगर समझौता करेगा इस प्रकार से इसराइल के साथ तो हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसी के बाद जो है वो हमस सीन में आता है 1980 में। जो आज का जो हमस है वही जो है वो अब सीन में आकर नया रोल प्ले करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन रेडिकल्स का ऑर्गेनाइजेशन था जो फ़लस्तीन में रहते थे। ये टैक्टिक्स अपनाने लगे अब इसराइल पर गुरिल्ला वार का। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जो अरबियन कंट्रीज़ हैं वो पैसा वैसा जो भी है वो वेपन वगैरह ये सबसे जो है वो इनका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं हमस का। अब पीएलओ और जो इसराइल आपस में बात भी करते थे तो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे। बाद में ये भी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे हमस और स्ट्रांग होता चला गया और पीएलओ वीक होता चला गया। अब जो हमस का यह सीन है कि वो हमस जो है वो अब गाजा स्ट्रिप से वहाँ से आए दिन इसराइल पे हमेशा अटैक करता रहता है, मिसाइल वगैरह मारता रहता है। जेरूसलम आज भी इशू बना हुआ है कि इस पर किसका हक है, कौन इसके लिए हकदार है या कौन जेरूसलम पे अपना कब्जा रखेगा। कोई भी दोनों तरफ से अगर पीस की बात करता है, चाहे वो तो पीएलओ हो या हम ये क्या कहते हैं इसराइली हो, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर देते हैं, या जो भी पीस की बात करता है लोग उसको मार देते हैं। इंडिया का अगर हम स्टैंड की बात करें इन दोनों इशू पे, तो इंडिया एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे पर एक मिक्स इसका जो वो स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट रहा है इस पे। पहले तो इंडिया फ़लस्तीन के लिए खुलकर सपोर्ट करता था। आपको जैसे बताएं कि इंडिया ने फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट भी किया था यूनाइटेड नेशंस में। बाद में इंडिया जो था वो इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर दिया था। तो ये जो मिक्स इसका जो ये स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट रहा है, इसको हमको देखने को यहाँ मिलता है। बाद में देखते चलिए कि अगर ये है कि इंडिया और जो इसराइल है ना वो 30 ईयर्स के बाद फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आए 1992 में। 1992 में 1 जनवरी को इसराइल अपना एम्बेसी भी न्यू दिल्ली में ओपन करता है और जो इंडियन का जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में अभी ऑपरेटेड है। इंडिया के अंदर फ़लस्तीन की भी एम्बेसी को रिकॉग्निशन मिला, इंडिया में फ़लस्तीन की भी एम्बेसी बनी। बाद उसको में हम ये देखने को मिलेगा कि जैसे पहले फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट अगर इंडिया करता था, लेकिन बाद में जो नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो जो नरेंद्र मोदी जो है वो हम देखेंगे कि पहली बार जो पीएम थे वो 2017 में विजिट करते हैं इसराइल में, और दोनों के बीच में जब से मोदी जी आए तब से इसराइल और भारत का संबंध अच्छा हुआ है। तो बाद में हम देखेंगे कि मोदी जी गए थे वहाँ पर, श्रद्धांजलि भी दिए थे वहाँ पे जिसने अपने फैमिली खोए थे इसराइल वार में।
तो हम यह देखेंगे इसलिए मिक्स हो है क्योंकि इंडिया के लिए इजराइल भी इम्पॉर्टेंट है और अरब भी इम्पॉर्टेंट है। अरब से इंडिया को तेल आता है और इजराइल जो है उससे इनको टेक्नोलॉजी मिलती है इंडिया को, जिसमें डिफेंस वगैरह में जो प्रोक्योरमेंट होता है वो इजराइल से काफ़ी मात्रा में होता है। हो सकता है कि आगे चलकर इंडिया इजराइल और फ़लस्तीन के इशू पे और आगे अपना स्टैंड को क्लियर करे। अभी तक फ़िलहाल इतना ही। हम आज आपको इजराइल फ़लस्तीन के इशू को समझाएं। अगर हमसे थोड़ी त्रुटि भी अगर रह गई होगी तो हम इसमें आगे चलकर और इसको और ठीक कर देंगे। बाकी अभी इजराइल और जो फ़लस्तीन है उसके कन्फ्लिक्ट के लिए इतना ही। आगे आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम इसी तरह से आपके सामने नई नई घटनाओं के बारे में आपको बतलाते रहेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।